तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एनपीओ इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि इसमें कितने तरह के अकाउंट्स बनने वाले हैं, इसकी पूरी थ्योरी को हम समझने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर होने वाला है वो खाली और खाली थ्योरी के लिए होने वाला है। मैं इसमें कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं करवाने वाला, बट यू कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी वेरी बेटरली बाय वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस चैप्टर के अंदर तीन तरह के अकाउंट्स बनाए जाएंगे दोस्तों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि इक्वलेंट हुआ कैश बुक के, और यहाँ पे दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की तरह होता है। ठीक है और तीसरा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा बैलेंस शीट का। ठीक है उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन यही है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है। एनपीओ सभी को पता है कि जो जनता की भलाई के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस खोली जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अकाउंट्स बनाती है वो ये तीन तरह के अकाउंट्स बनाती है। ठीक है, ये किसी भी तरीके की, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती, फिर ग्रुप ऑफ पार्टनर नहीं होती, या फिर किसी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट्स के लिए नहीं होती। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है एनपीओ। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहला जो अकाउंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो सिमिलर टू कैश बुक होता है। सो देख लेते हैं। अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। इसके अंदर डेट का कॉलम नहीं होगा, ये सिमिलर टू कैश बुक होगा ये अकाउंट। ठीक है, सो इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट कॉमनली अडॉप्टेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स सच एज हॉस्पिटल्स, क्लब्स, सोसाइटीज, टेम्पल्स, चर्चेस। तो ये जो अकाउंट है वो क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, या फिर सोसाइटीज़ होती है, टेम्पल्स होते हैं, चर्च होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। So for presenting the receipts and payments periodically together with the cash balances at the beginning and close of the period। क्यों बनाते हैं? ताकि वो प्रेजेंट कर सकें अपनी जो भी उनकी रिसिप्ट हुई है, जो भी पेमेंट हुई है उस पीरियड के अंदर पीरियडिकली। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द कैश बैलेंस और एंडिंग ऑफ द कैश बैलेंस। तो इसके अंदर जो है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ओपनिंग में भी होता है और क्लोजिंग में भी होता है यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर। सो इसके आगे देख लेते हैं। द रिसिप्ट द रिसिप्ट आर एंटर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपको सभी को पता है कि हम कैश बुक में भी ये करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी रिसिप्ट होती है उसको लिखते हैं और पेमेंट्स को हम जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के ऊपर हो गया। सो द सेम वे एज अपियर इन द कैश बुक। ठीक है, जैसे कि इसने बोल भी दिया है कि जैसे कैश बुक में दिखाते हैं वैसे हम यहाँ पे दिखाने वाले। सो द मेन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन अक्रूवल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग as it records all the receipt and payments whether capital or revenue pertaining to current period or future periods। तो यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, जो ये खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या होता है कि अक्रूवल सिस्टम पे नहीं चलता, ये कैश सिस्टम पे चलने वाला अकाउंट है। इसके अंदर आप अक्रूवल सिस्टम के अंदर नहीं चलेगा ये, मतलब इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं होंगे वो कि इनकम रिसिप्ट एंड एडवांस को ऐड कर दो, लेस कर दो, जो भी होता है ना वो आउटस्टैंडिंग सैलरी वैलरी जो भी हम करते थे उसमें नहीं होता। इसके अंदर तो जो प्रीवियस पीरियड का पैसा आज मिल रहा है तो भी वो आ जाएगा टू साइड के अंदर। ठीक है, और इस तरीके के होते हैं। फ्यूचर पेमेंट्स भी अगर कर रहे हो तो फिर वो आ जाएंगे। ठीक है बाई साइड में। ठीक है, ओके। सो डेट नहीं होती इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखते हैं हम फीचर्स क्या है इस अकाउंट के। सो यस गो इज द समरी ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। दोस्तों ये समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स की, लाइक कैश बुक की तरह ही होता है ये अकाउंट। ओके, और द रिसिप्ट्स जो होती है, चाहे से वो कैपिटल नीचे की हो, चाहे उससे वो रिवेन्यू नीचे की हो, वो डेबिट साइड में आती है। ठीक है, सिमिलरली ऑल द एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला इसका हो गया। मतलब कि यहाँ पे रिसिप्ट जो भी है, चाहे वो कैपिटल की रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू की रिसिप्ट हो, वो डेबिट साइड के अंदर आ जाएगी। और जो भी पेमेंट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो रेवेन्यू हो, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम दूसरा जो अकाउंट बनाने वाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट।
वो एक अलग तरीके का अकाउंट है, उसके अंदर तो हम कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्लूड नहीं करते वो। बट यहाँ पे हम चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो या फिर कैपिटल पेमेंट हो, पेमेंट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, सबको इस अकाउंट में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक सिमिलर टू कैश बुक की तरह का अकाउंट है ये, ठीक है। सो पहला फीचर हो चुका है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ये जो है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है एंड ऑल्सो एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंसेस। मतलब ओपनिंग भी आपको कैश एंड बैंक बैलेंस से करनी है और एंडिंग भी इसी से करनी है। दिस अकाउंट इज यूजुअली नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दोस्तों ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता। इसके अंदर यहाँ पे ये जो अकाउंट है डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करता। ऑल द कैश एंड बैंक रिसिप्ट पेमेंट्स, ठीक है, सिस्टम इंक्लूड्स, ठीक है। लाइक कि ये ऐसे बोलना चाहता है कि डबल एंट्री सिस्टम में तो क्या होता है, एक जगह अगर जैसे कहीं अगर असेट हिट हो रही है तो कहीं लाइबिलिटी भी हिट होगी, वैसे भी बढ़ेगी या फिर कम होगा। बट ये अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे काम नहीं करता। तो ये इसका ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है कि ये कि क्या कैश है जो ये अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है क्या? नहीं, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा। सो दिस अकाउंट इज यूजुअली नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये अकाउंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पीरियड्स। मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम में तो काम नहीं करता, बस खाली जो भी हमको इस साल का पैसा मिल रहा है तो भी इस अकाउंट में डाल दो, पिछले का मिल रहा है तो भी इस अकाउंट में डाल दो, फ्यूचर का मिल रहा है तो भी इस अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अकाउंट काम करता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं लास्ट, सरप्लस और डेफिसिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी सर्टेन्ड फ्रॉम दिस अकाउंट। अगर आप अपनी बिजनेस मतलब अपने एनपीओ का सरप्लस या डेफिसिट देखना चाहते हैं इस अकाउंट के जरिए तो वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं। जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग सरप्लस ये जो भी होते हैं ना, है ना, तो ये नहीं होगा इसके अंदर, तो इसलिए आप नहीं दे सकते। इट शोज ओनली कैश बैंक पोजीशंस, ये खाली कैश एंड बैंक की पोजीशन को शो करता है एंड एक्सक्लूड्स ऑल नॉन कैश रिस्क आइटम्स। तो ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके भी यहाँ पे आपको क्या बोल सकता है, ट्रू एंड फॉल्स मिल सकता है कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है, क्या शो करता है, कैश एंड बैंक पोजीशन को शो करता है और ये नॉन कैश आइटम्स को नहीं शो करता। तो उसके बाद में एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, ये आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत ही ईजी इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये ओपनिंग बैलेंस देखो कैश इन हैंड है यहाँ पे और कैश विद बैंक है, और एंडिंग में किससे हो रही है यहाँ पे, कैश इन हैंड से और कैश इन बैंक से, ठीक है। सो लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लिमिटेशन क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वो देख लेते हैं। सो फ्रॉम द स्टडी ऑफ द अबाव अकाउंट, ये अकाउंट को पढ़ने के बाद में हमें पता चल रहा है, इट appear so it apparent that the increase in cash and bank balances at the end of the year as compared to those जो कि बिगिनिंग में थे। अगर आपके बैंक बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर इंक्रीज हो रहे हैं जो बिगिनिंग थे उनसे, तो इट डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट, ये है सही तरीके से नहीं बता सकते कि वो सरप्लस है क्या। मतलब अगर तुम्हारे बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर इंक्रीज हो रहे हैं जो तुम्हारे बिगिनिंग में थे उनसे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सरप्लस है क्या हमारा, मतलब सरप्लस थोड़ी ना है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट तो हुआ ही नहीं है for that period, since it does not take into account the अदर इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि ये अदर जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है उसको इंक्लूड नहीं करते, सच एज व्हाट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन जो कि एक्सेस होता है ऑफ डोनेशन रिसीव्ड, द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ना पैविलियन को ये इंक्लूड करते हैं ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को करते हैं, और दोज विच आर कलेक्टेड इन एडवांस, एडवांसेस जो होते हैं उनको भी ये कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं करते। इसीलिए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो भी आपका सरप्लस बढ़ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सरप्लस है, या फिर अगर तुम्हारा बैलेंस कम हो रहा है तो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो डेफिसिट है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप सरप्लस नहीं बोल सकते अगर तुम्हारे जो बैलेंसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ये इनको कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करते ये, तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में हम नीचे चलते हैं यहाँ पे। सो अनदर इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका, लिमिटेशन नंबर 2, ये तो पहली थी, दूसरी देखो। सो अनदर इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक is that the receipt and payment account includes items relating to all periods and of all types whether capital revenue,
जो इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि है ना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है ना, वो हर तरीके की आइटम को इंक्लूड करता है, चाहे वो रिसिप्ट नेचर की हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो, या फिर कैपिटल कैपिटल नेचर की हो, सबको ही इंक्लूड कर लेता है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। मतलब कि अनदर इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इज दैट कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, चाहे से वो कैपिटल नेचर की इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, या फिर रिवेन्यू नेचर का हो, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करता है। So in order to certain whether the organization has made surplus or deficit, there is no need to construct an account. So there is need to construct an account which considers all the relevant revenue transactions for the current period. तो मतलब कि अगर आपको ये सर्टेन करना है, इन ऑर्डर टू सर्टेन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को डेफिसिट हुआ है या फिर सरप्लस, तो आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि इसके जो अदर रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स है उसको भी कंसिडर करता हो। मतलब हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर हमको सरप्लस या डेफिसिट जानना है। तो ये अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट नहीं बताता, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसका लिमिटेशन नंबर 3 हो गया कि ये डेफिसिट और सरप्लस नहीं बताता, आपको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए। सो देयर इज नीड टू कंस्ट्रक्ट एन अकाउंट विच कंसीडर अदर रिलेवेंट रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स, जो कि खाली रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को ही कंसीडर करता हो, कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन को ना करता हो, ठीक है। सिंस द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट कंसीडर द अबाउ इट्स प्रिपरेशन इज नॉट फेवर्ड। तो क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, वो खाली रिवेन्यू के ट्रांजैक्शन को फेवर मतलब नहीं करता इंक्लूड, ये तो कैपिटल को भी ले लेता है। तो इसका जो प्रिपरेशन है वो फेवर में नहीं है, एक्सेप्ट खाली एक चीज को ये फेवर में दे सकता है। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो डज नॉट कंसीडर इट्स प्रिपरेशन इन फेवर, फेवर में नहीं है इसकी प्रिपरेशन, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन खाली एक चीज़ के फेवर में है, एक्सेप्ट खाली एक चीज़ को छोड़ के, वेयर द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द रिजल्ट ऑफ विच आर टू बी, मतलब ये एक्टिविटीज़ को तो शो कर देता है। जो भी एक्टिविटीज़ जो आपको एक्सिबिट करनी है ना, मतलब प्रदर्शित करनी है, जो भी एक्टिविटीज़, उनको तो ये शो कर देगा। बाकी आप ये चाहते हो कि सरप्लस निकाल के दे दे या फिर डेफिसिट निकाल के दे दे, तो ये वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल और मॉडेस्ट अकाउंट है। इट इन्वॉल्व्स नो कैरी आउट फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट एंड इट हैज़ नो असेट अपार्ट फ्रॉम कैश बैलेंस एंड नो लाइबिलिटी। तो ये बहुत ही सिंपल और मॉडेस्ट अकाउंट है, इसके अंदर कोई भी असेट नहीं होती, खाली कैश बैलेंस को छोड़ के, और कोई लाइबिलिटी तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बड़ा ही सिंपल सा अकाउंट था। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन से अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सो दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप इसको सुनिए, मैं और एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सीए फाउंडेशन को क्लिक कीजिए। बाय बाय।